अच्छा जी। इस इस लेक्चर में मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बातों को मजीद आगे बढ़ाऊंगा। तो अब हमें ये डिस्कस करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में तीन चीज़ें हैं: हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस। अच्छा, रेशियो एनालिसिस के हिसाब से हमने बहुत सारे रेशियो एनालिसिस या रेशियो जो है वो ऊपर डिस्कस करें। ये याद रहे कि ऊपर जितने भी मैंने पिछले पार्ट में रेशियोज डिस्कस करे वो 100% कंप्लीट नहीं है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी और जिस लेवल पर आप पढ़ाई कर रहे हो उसके हिसाब से रेशियोज की और भी कुछ टाइप्स हो सकती हैं। रेशियोज जो है उसमें जो भी हमने ऊपर डिस्कस करे वो कॉमन रेशियोज डिस्कस करे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रेशियोज हैं। अच्छा, अब हम हॉरिजॉन्टल और फाइनेंशियल एनालिसिस को जरा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है उसमें हम करते ये हैं कि हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं। यानी कि हम ये देखते हैं कि पिछले साल से इस साल कौन सी चीज कितनी ज्यादा है। ये जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है ये बैलेंस शीट पर भी परफॉर्म होता है और ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पर भी परफॉर्म होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज है कि आप ये देखते हो कि कौन सी वैल्यू पिछले साल से कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। मिसाल के तौर पे लेट से मैं यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू लिखता हूँ और मैं यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू में साल 2020 लिखता हूँ और साल 2021 लिखता हूँ। लेट से साल 2020 का सेल्स रेवेन्यू 500 था और साल 2021 का सेल्स रेवेन्यू जो है वो 600 है। तो अगर मैं सेल्स रेवेन्यू पर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस परफॉर्म करूंगा तो मैं करूंगा इंक्रीज, यानी कि 600 माइनस 500, 100 का इंक्रीज है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल या बेस ईयर्स वैल्यू जो कि 2020 है हमारा बेस ईयर, यानी कि 500 और इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20%। दैट्स इट। ये हमने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस परफॉर्म कर लिया सेल्स रेवेन्यू पर, यानी कि हमने ये देखा कि भाई सेल्स रेवेन्यू पिछले साल से इस साल कितना ज्यादा है। तो ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपका बना हुआ होता है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे, उसमें पीबीआईटी आएगा। हर चीज में आपने ये देखना होगा कि भाई वो चीज कितने परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। इस तरह की परसेंटेजेस हम जो कैलकुलेट करेंगे उसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहेंगे। इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट भी आप बनाना जानते हो, उसमें भी इसी तरह से हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस परफॉर्म होगा कि मिसाल के तौर पर साल 2020 और साल 2021 दो साल दिए हुए हैं और इसमें नॉन करंट एसेट्स की मुख्तलिफ वैल्यूज लिखी हुई है। नॉन करंट एसेट्स में आपके पास क्या हो सकता है? नॉन करंट एसेट्स में आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू लेट से 2020 में 100 थी और 2021 में जो है वो 110 है। तो चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल चेंज है 10 का, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल जो कि 100 है, परसेंटेज में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो हम ये कहेंगे भाई 10% का इंक्रीज आया है। ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि हमने देखना है कि भाई कौन सा कंपोनेंट, कौन सी बैलेंस शीट की चीज और कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीज कितने परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं वर्टिकल एनालिसिस पर। जब हम वर्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो वर्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करने में हम देखिए हॉरिजॉन्टल में क्या है, ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है। 2020 का पिछले साल या अगले साल 2021 से कंपैरिजन है। वर्टिकल एनालिसिस में जिस तरह से वर्टिकल इस तरह से होता है तो वर्टिकल में अप एंड डाउन, लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल है, लेफ्ट एंड राइट हॉरिजॉन्टल है 2020 और 21। वर्टिकल एनालिसिस अप एंड डाउन होता है, यानी कि वो एक ही साल की बैलेंस शीट को या उसकी किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को दूसरों से कंपेयर कर कर बताया जा रहा होता है। तो जरा हम वर्टिकल एनालिसिस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर अगर परफॉर्म करें और इसकी एग्जांपल देखें। देखिए, सेल्स रेवेन्यू आपके पास मिसाल है लिखा हुआ है 500, उसके बाद आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू लिखी हुई है फॉर एग्जांपल 200। फिर आपका एक ग्रॉस प्रॉफिट आया हुआ होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 300 होगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, एज्यूम कर लो कि 100 रुपए के हैं, तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो 200 बच जाता है। इंटरेस्ट का एक्सपेंस हम एज्यूम कर लेते हैं कि 50 रुपए है। उसके बाद आपके पास जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बच जाता है जो कि 150 होगा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि टैक्स का एक्सपेंस जो है वो भी 50 रुपए है, तो उसके बाद आपके पास जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच जाएगा 100 रुपए। अब कोई बोलता है कि यार इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आप वर्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करो। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर वर्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं अमूमन आमतौर पर हम सेल्स रेवेन्यू को बेस बना लेते हैं। सेल्स रेवेन्यू को बुनियाद या सेल्स रेवेन्यू को हम बेस बना लेते हैं और हम ये देखते हैं कि हर कंपोनेंट सेल्स का कितना परसेंट है। अब ये कंप्यूट कैसे होगा?
देखें बेस तो 500 है ना, तो पहले केस में सेल्स रेवेन्यू पर अब वर्टिकल एनालिसिस करते हैं, 500 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100%, तो ये 100% ही आना जाहिर है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि 200 डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू यानी कि 500 इंटू 100%, तो आप देखें 200 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100%, ये आपका 40% बन जाता है। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट है 300, तो 300 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100%, तो ये आपका 60% बन जाता है। इसी तरह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि 100 डिवाइडेड बाय 500, हमेशा सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास 100 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 जो है वो 20% बन जाता। ठीक है, इसी तरह से पीबीटी के लिए 200 डिवाइडेड बाय 500, तो ये 40% बन जाता है ना। इसी तरह से फिर क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस XYZ हर चीज पर आपने परफॉर्म किया, यानी कि आपने हमेशा क्या किया है कि उस स्पेसिफिक कंपोनेंट को सेल्स रेवेन्यू से डिवाइड किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सेल्स रेवेन्यू से डिवाइड, ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेवेन्यू से डिवाइड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेवेन्यू से डिवाइड, पीबीआईटी सेल्स रेवेन्यू से डिवाइड। सर इससे होता क्या, ये परसेंटेजेस क्या रिफ्लेक्ट कर रही हैं, ये परसेंटेजेस ये बात रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो सेल्स की वैल्यू का 40% है, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स की वैल्यू का 60% है, हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो सेल्स का 20% है। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल एनालिसिस होता है। और लेट से एक कंपनी का, लेट से ये 2020 का वर्टिकल एनालिसिस है जो मैंने परफॉर्म किया, कंपनी से फायदा ऐसे उठाएगी कि कंपनी 2021 का भी कंपनी ने अपना वर्टिकल एनालिसिस किया हुआ होगा, फॉर एग्जांपल ये 100% होगा, और लेट से पिछले साल जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर वर्टिकल एनालिसिस का आंसर आ रहा था, लेट से ये आ रहा था 50%, ये आ रहा था 50%, और ये आ रहा था 45%। अब देखिए सर इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि बेटा कंपनी को ये पता चल जाएगा कि पिछली बार जो हमारा सेल्स रेवेन्यू होता था 50% उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाता था, इस बार सेल्स रेवेन्यू का सिर्फ 40% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जा रहा है, विच मीन्स के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया। दूसरी जगह पर अगर हम बात करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, तो इस साल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने अच्छा कंट्रोल किया, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू का सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 20% हिस्सा है, पिछले साल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेल्स रेवेन्यू का 45% हिस्सा होते थे, यानी कि इस साल अगर मैं 100 रुपए की चीजें बेचता हूं तो 20 रुपए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चले जाते हैं, पिछले साल अगर मैं 100 रुपए की चीजें बेचता था तो उसमें से 45 रुपए एक मेजर चंक जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चला जाता था। तो ये आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने कुछ सवाल आपके आएंगे कि जिसमें आपने जो है ना कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स का इम्पैक्ट देखना होगा रेशियोज पर, ठीक है ना, कुछ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट देखना होगा रेशियोज पर। अब इसमें जो है वो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ट्रांजैक्शन कंडक्ट होती है तो कोई रेशियो इंक्रीज हो जाता है, कोई डिक्रीज हो जाता है, और किसी का नो इफेक्ट यानी कि किसी किस्म का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। मैं इसकी एक मिसाल कर देता हूँ, फिर जब हम पास पेपर्स करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप इन चीज़ों को ज़रा गौर से देख लेंगे। देखिए एज्यूम कर लें कि एक कंपनी है, उसके करंट एसेट्स हैं, एक मिसाल ले रहा हूँ 500 के, ठीक है, उसकी जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो 300 की हैं। तो अब मुझे आप ये बताएं कि इसका करंट रेशो कितना होगा, करंट एसेट्स 500 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 300, तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, इसका जो करंट रेशो आ रहा होगा वो 1.67 आ रहा होगा। अब सवाल आपको बोल देगा कि भाई XYZ एक ट्रांजेक्शन हुई, आप बताओ कि उसका इस करंट रेशो पर क्या इंपैक्ट होगा, यानी कि ये करंट रेशो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या अनचेंज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं ये बोल देता हूँ कि आपको जो है ना किसी डेटर ने यानी कि मिस्टर ए ने 200 रुपए देने थे, और उसने जो है ना वो आपको 200 रुपए दे दिए, यानी कि मिस्टर ए, हम इसको लिख ही देते हैं, जिस तरह से ट्रांजेक्शन लिखी हुई होगी आपके पास उस तरह से लिख देते हैं, फिर पास पेपर में इसका सवाल आया हुआ जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मिस्टर ए पेड अस $200, आपको ये कहा जा रहा है कि भाई एक ट्रांजेक्शन हुई, मिस्टर ए पेड अस $200 बाई चेक, और मिस्टर ए आपका जो है ना वो कोई रिसीवेबल था। आपको ये कहा जाता है कि भाई आप ये बताओ कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से आपके करंट रेशो में क्या चेंज आएगा। अब देखिए इसकी अगर हम डबल एंट्री पास करेंगे तो डबल एंट्री क्या होगी, डबल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 200 रुपए, और मिस्टर ए जो कि मेरा रिसीवेबल है मेरी बुक्स में, मिस्टर ए जो कि मेरा रिसीवेबल है मेरी बुक्स में, ये मेंशन था कि मिस्टर ए रिसीवेबल है, इससे मुझे पेमेंट करिए, तो मिस्टर ए क्रेडिट।
आप ये देखोगे कि भाई इस ट्रांजेक्शन में किन दो चीजों की इन्वॉल्वमेंट है। इन ट्रांजेक्शन्स में, इस ट्रांजेक्शन में बैंक अकाउंट की और मिस्टर ए की इन्वॉल्वमेंट है। बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बैंक एसेट है, यानी कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से एक तो करंट एसेट, बैंक वाला करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है। दूसरी जगह पर मिस्टर ए का जो रिसीवेबल है वो भी एक करंट एसेट है और वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब मेरे करंट एसेट्स पहले कितने थे, 500 थे। एक तो बैंक डेबिट हो रहा है तो 200 से इंक्रीज हो रहा है, और दूसरी साइड पर एक रिसीवेबल कम हो रहा है, वो रिसीवेबल भी 500 में शामिल होगा, वो कम हो रहा है, तो क्रेडिट भी हो रहा है, यानी कि मेरे करंट एसेट्स वही हैं। और करंट लायबिलिटीज में भी किसी किस्म का चेंज नहीं है, वो 300 की थी और 300 की ही है। इस लिहाज से क्या मेरा करंट रेशियो चेंज होगा? नहीं। तो मैं लिख दूंगा नो इफेक्ट या नो चेंज। ये एक एग्जांपल थी कि इस तरह की ट्रांजैक्शन आ सकती है। इसी तरह से लेट से एक और ट्रांजैक्शन लिखी हुई हो कि भाई लेट से ऑब्टेन्ड लॉन्ग टर्म बैंक लोन $500। आपने लॉन्ग टर्म बैंक लोन $500 का ऑब्टेन करा। अब आप ये देखोगे कि इसकी डबल एंट्री क्या है, भाई बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट 500 से डेबिट, और बैंक लोन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लोन है तो ये मेरी करंट लायबिलिटीज में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आ रहा होगा। तो इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट क्या है? एक तो आपका करंट एसेट इंक्रीज हुआ जो कि बैंक का बैलेंस है, दूसरा आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई लेकिन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इंक्रीज हुई। तो आपकी करंट एसेट्स पहले कितने पे थे? 500 पे थे। इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपके करंट एसेट्स 500 से मजीद इंक्रीज हो गए। सर लोन की अमाउंट से इंक्रीज हो गया? हाँ, पैसा आया ना आपके पास, बैंक में आपको 500 रुपए किसी ने जमा करवाया तो आपका बैंक का बैलेंस 1000 हो गया। दूसरी साइड पर बैंक लोन के नाम से एक लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में है जो कि 500 है, करंट लायबिलिटीज में नहीं है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, क्योंकि मैंने एज्यूम किया कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको लोन मिला है। तो करंट एसेट्स 1000 पे चले गए, करंट लायबिलिटीज में किसी किस्म का चेंज नहीं है, वो 300 पे थी और 300 पर ही है। तो अब ये रेशो 1000 डिवाइडेड बाई 300, यानी कि अब ये रेशो कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 300, यानी कि ये हो जाएगा 3.33। तो आप क्या कंक्लूड करोगे? आप कंक्लूड करोगे कि ये रेशो इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज इन द रेशो। इस तरह से कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई होंगे जिनका इम्पैक्ट आपको जो है वो ढूंढना होगा। अच्छा, फिर हम लिमिटेशंस ऑफ रेशियो की बात करते हैं। तो अगर हम लिमिटेशंस ऑफ रेशियो की ब्रीफली बात करें, ये एक थ्योरेटिकल एरिया है कि रेशियोज की क्या लिमिटेशंस होती हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ रेशियोज में एक चीज जो हम लिख सकते हैं वो ये है कि हमारे बहुत सारे रेशियोज जो है ना वो हिस्टोरिकल वैल्यूज पर कैलकुलेट हुए होते हैं। हिस्टोरिकल वैल्यूज से मतलब ये है कि क्योंकि हम ये जितने भी रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट्स पिक करते हैं, फॉर एग्जांपल नॉन करंट एसेट्स का अमाउंट पिक करते हैं, वो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से पिक करते हैं। और हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर नॉन करंट एसेट्स आ रहे होते हैं अमूमन वो रिवैल्यूएशन मेथड के हिसाब से नहीं बल्कि कॉस्ट मॉडल के हिसाब से होता है। तो ये रेशियोज जो है वो कुछ हद तक जो है वो गलत या चेंज आ सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि रेशियो जो है ना वो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट जो है उसको अकाउंट फॉर नहीं करता। इन्फ्लेशनरी इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में अकाउंट फॉर नहीं होता। सर इसका क्या मतलब है? देखिए जरा गौर से सुनिएगा। आप लेट से एक चीज की सेलिंग प्राइस थी, एक चीज की सेलिंग प्राइस थी 100 रुपए, और आप जो है ना वो इसके 5 यूनिट्स बेचते थे, तो आपका सेल्स रेवेन्यू था कितना? 500। लेट से ये था साल 2020। अच्छा, साल 2021 में इन्फ्लेशन की वजह से चीजें महंगी हो गई और अब 100 की चीज 120 में बिकती है, और आपने बेची 5 ही चीजें, आपके कस्टमर इंक्रीज नहीं हुए, लेकिन आपका सेल्स रेवेन्यू कितना नजर आ रहा होगा? 120 इंटू 5 यानी कि 600 नजर आ रहा होगा। लेट से ये है साल 2021। अब अगर मैं इस पे वर्टिकल एनालिसिस सॉरी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करूंगा तो मैं बोल दूंगा चेंज 100 का डिवाइडेड बाय ओरिजिनल यानी कि 500, और परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरा सेल्स रेवेन्यू 20% से इंक्रीज हुआ है। लेकिन हकीकतन ये जो इंक्रीज है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि महंगाई आई है। आपके कस्टमर्स इंक्रीज नहीं हुए, आपकी जो परफॉर्मेंस है कंपनी की इंक्रीज नहीं हुई है। तो कभी कभार फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इन्फ्लेशन के जो इफेक्ट्स होते हैं उसकी वो छुप जाते हैं, और हमें ये लगता है कि भाई कंपनी ग्रो कर रही है, हालांकि सेल्स रेवेन्यू ग्रो तो हुआ है लेकिन ये ग्रोथ कोई एक्चुअल ग्रोथ नहीं है। ये तो सिर्फ इस चीज को डिनोट कर रही है कि भाई कंपनी जो है उसकी जो प्रोडक्ट थी वो इन इटसेल्फ महंगी हो गई थी। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है, एक और लिमिटेशन में लिख देता हूँ, वो ये है कि कभी कभार आप रेशियोज कैलकुलेट कर ना अपने रेशियोज को अपने कॉम्पिटिटर के रेशियोज से कंपेयर करते हो। अब ऐसा हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर ने अलग अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की वजह से वैल्यूज अलग तरह से कैलकुलेट करी हो और आपने अलग तरह से कैलकुलेट करी हो।
मिसाल के तौर पर IAS 2 इन्वेंट्रीज में आपने पढ़ा होगा कि आपने इन्वेंट्री को वैल्यू किया हुआ है एफको से, आपके कॉम्पिटिटर ने लीफो फीफो से वैल्यू किया हुआ है, तो इन्वेंट्री की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी, उसकी वजह से करंट एसेट्स डिफरेंट आ जाएंगे, करंट एसेट्स के डिफरेंट आने की वजह से करंट रेशियो डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आप इस चीज का शायद अंदाजा ना लगा सको और गलत कंक्लूजन बना दो। तो कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की वजह से रेशियोज में डिफरेंस आ सकते हैं। अगर दोनों कंपनीज बिल्कुल सेम तरह से ऑपरेट कर रही हैं फिर भी ये चीज दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर देगी। फिर IAS 16 के हिसाब से अगर एक कंपनी रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करी है और एक कॉस्ट मॉडल यूज करी है तो उसके PPE डिफरेंट आएंगे, उसके रिटर्न ऑन एसेट्स का रेशियो डिफरेंट आएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करी थी और उन दोनों का कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ आप लिमिटेशंस जो है वो अपने पास मेंशन कर सकते हो। लास्ट चीज जो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा वो है विंडो ड्रेसिंग। देखिए होता कुछ ऐसा है रियल लाइफ में कि कंपनीज को ये पता होता है कि उनकी आखिरी दिन की बनी हुई जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उससे ही रेशियोज को कैलकुलेट करा जाएगा, और जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा होगा तो वो कंपनी की बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो कोशिश ये होती है कि मैनेजमेंट कभी कभी जो है ना वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विंडो ड्रेस करती है, यानी कि जैसे जैसे होने होने चाहिए उससे उससे बेहतर दिखाने दिखाने की कोशिश करती है कंपनी। और क्योंकि हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन एंड लॉस की बेसिस पर, तो हमारे रेशियोज भी इस वजह से गलत कैलकुलेट हो सकते हैं। विंडो ड्रेसिंग किस तरह से की जाती है? मिसाल के तौर पे लेट से अगर आपने जो है ना वो अपने रिसीवेबल्स को ज्यादा दिखाना था, अगर आपने अपने रिसीवेबल्स को ज्यादा दिखाना था, रिसीवेबल करंट एसेट है और इस करंट एसेट को ज्यादा दिखाना था, तो कंपनी क्या करती है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है ना उसकी परसेंटेज कम रखती है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है? वो पैसा जो मुझे लगेगा कि नहीं मिलेगा। अब कंपनी को पता है कि इसकी सेल्स का 20% पैसा इसको नहीं मिलता, लेकिन कंपनी ने रेट से प्रोविजन बनाई है 5% के हिसाब से। अब ये ऑडिटर का काम होता है कि वो इस चीज को पकड़े कि भाई कंपनी ने ऐसी जो है वो बहुत कम परसेंटेज तो नहीं लगाई हुई है। बहरहाल वो एक अलग बहस है। लेकिन होगा ये कि विंडो ड्रेसिंग के तहत कंपनी को मालूम भी होगा कि 20% लोग पैसे नहीं देंगे, फिर भी कंपनी 5% की प्रोविजन लगाएगी, इससे ये अमाउंट कम माइनस होगा और इसमें से जब ये अमाउंट कम माइनस होगा तो ये ज्यादा होगा और करंट एसेट ज्यादा होंगे और उसकी वजह से मेरे कुछ रेशियोज जो है वो ज्यादा आएंगे। इसी तरह से कंपनी जो है वो कोशिश करेगी कि भाई डेप्रिसिएशन का जो रेट है, डेप्रिसिएशन का जो रेट होता है जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एसेट्स पर, उसकी परसेंटेज कम अप्लाई करें। मिसाल के तौर पर लेट से कंपनी को पता है एक एसेट 5 साल बेनिफिट देगा और इक्वल बेनिफिट देगा, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से 20% का हर साल का डेप्रिसिएशन होना चाहिए ताकि 5 सालों में एसेट फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाए। 20%, 20%, 20%, 20% और 20%, 100% बनता है। कंपनी ने जानबूझकर डेप्रिसिएशन का रेट 10% यूज करा हुआ है। ठीक है, बोलती है कंपनी के भाई हमारा अंदाजा है कि 10% ही डेप्रिशिएट होगा, हर एक हकीकत बात यह है कि वो चीज 5 साल से ज्यादा इस्तेमाल हो ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती, तो डेप्रिसिएशन रेट 20% होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि कंपनी के एक्सपेंसेस कम शो हो रहे होंगे, कंपनी के नॉन करंट एसेट ज्यादा शो हो रहे होंगे और अगेन उनसे जब रेशियोज कैलकुलेट करे जाएंगे तो वो इतनी क्लियर इंडिकेशन नहीं देंगे। अब यहाँ पर हमने इस चैप्टर की डिस्कशंस को कंप्लीट करा। इन डिस्कशंस के बाद इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स भी सॉल्व करूंगा और वो आप लोगों के साथ डिस्कस करे जाएंगे। उसमें मजीद कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। ये वाली PDF मैं आप लोगों को ग्रुप पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू।